जी, सतीश प्रधान जी और अन्य वरिष्ठ समाज सेवीगण, बहुत सारे नाम हैं इसमें। नीतीश कुमार जी, जोगेंद्र सागर जी, सतीश ठेकेदार जी, राम कुमार जी, डॉक्टर अशोक जी और सभी जितने भी समिति के साथीगण हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी मेहनत से आपने काम किया है। और आदरणीय मंटूरी सिंह जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लगभग 30-35 साल पुराने। उन्होंने भी बड़ी मेहनत, इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। तो साथियों, बहुत गहरी चर्चाएं हो चुकी हैं। पदम सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला और बहुत कुछ छोड़ा नहीं है कहने के लिए। उनकी धर्मपत्नी प्रमिला बोस जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला और बहुत सारे साथियों ने बहुत खुलकर बोला है। बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। फिर भी मुझे बताएं मंटू सिंह जी, मुझे कितनी देर बोलना है? तो बहुत समय नहीं लूंगा साथियों। जहां से चर्चा समाप्त हुई है वहां से शुरू करते हैं, रिपीट नहीं करूंगा बात। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा, मुख्य नारा सभी जानते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पिछले 7 सालों में हम बहुत शिक्षित भी हुए हैं, बहुत सारे संगठन भी बने हैं और बहुत सारे संघर्ष भी हुए हैं। नतीजा शून्य रहा है। क्यों? इस पर मैं चर्चा करूंगा, इस पर बाद में आऊंगा। 14 अप्रैल को या पूरे अप्रैल माह में ऐसा लगता है पूरे भारतवर्ष में कि श्रद्धा का सैलाब सड़कों पर उतर आया। बहुत अच्छी बात है, ये उत्साह होना चाहिए, लेकिन केवल 1 या 2 दिन के लिए उत्साह नहीं होना चाहिए। मेरे साथियों ने कहा है, मेरी बहनों ने कहा है, ये उत्साह सारे साल लगातार 365 दिन होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं शुरू करूंगा कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया और उसके साथ जो सरकारें हैं, जो मनुवादी व्यवस्था है, उसने उसके साथ क्या व्यवहार किया और हमें कितना मिला और कितना नहीं मिला, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पूरे भारतवर्ष में आज से 4500 साल पहले, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, नई पीढ़ी के लिए बता रहा हूँ, नई पीढ़ी इस बात को पहचाने। 4500 साल पहले लगभग पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म था। उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ये पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल था और पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बौद्ध धर्म को नष्ट किया भाषाई लोगों ने। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, इतिहास में लिखा हुआ है, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अगर इतिहास के बारे में जानना है तो आपकी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के 10वें शासक ब्रह्मदत्त मौर्य जी का कत्ल किया गया। पुष्यमित्र शुंग ने किया, एक ब्राह्मण था सचिव, उसके पिताजी भी वहीं पर नौकरी करते थे। और बड़ा विश्वास पात्र बनकर उनका अपने बेटे को उसमें सेना में रख लिया और धोखे से जब निरीक्षण कर रहे थे राजा, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो ये साजिशें आज से नहीं है, जब से आपको सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं तभी से साजिशें लगातार चली आ रही हैं। अब मैं आज़ादी के बाद की बात करूंगा। ये तो धर्म की मैंने छोटी सी बात करी, इस बारे में केवल मैं एक मिनट ये लूंगा कि बाबा साहब ने कहा है कि ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं आपसे इसमें नहीं करूंगा, अब बहुत सारे समझदार हैं। तो साथियों, अब मैं आज़ादी के बाद की बात करता हूँ। बाबा साहब की कुर्बानी की सब लोगों ने बात कर ली, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। बाबा साहब ने हमें क्या दिया? शिक्षा दी सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा के बिना आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, अज्ञानी रहता है। तो शिक्षा को किस तरीके से काटा, हमसे दूर किया इन लोगों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, मैं उसका जिक्र करूंगा जरूर। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। जब इन लोगों को लगा कि ये तो हमारी बराबर पढ़ने लगे,
हमारी बराबर नौकरियों पे बैठने लगे, तो इन्होंने एक नया तरीका खोज लिया, प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों में इसका भत्ता बटाना शुरू कर दिया। एक भिखारी बनाकर हमारे बच्चों को वहां पढ़ाना शुरू कर दिया कि दलिया खाइए और वहां से चले आइए। छोटे मोटे पब्लिक स्कूलों में जब हमने पढ़ाना शुरू किया अपने बच्चों को, जहां हम फीस वहन कर सकते थे, उन्हें लगा के अरे ये तो यहाँ भी पढ़ने लगे भाई। फिर और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू किए। कुल मिलाकर नतीजा ये कि आज की तारीख में हमारा बच्चा, आपका बच्चा अच्छे प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। पढ़ सकता है क्या? देहरादून में कोई बच्चा आपका पढ़ता है क्या? बताइए आप। कोई नहीं पढ़ता है। छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर हम समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो गए, बीटेक हो गए, बीकॉम हो गए और ये MBA हो गए। कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा का हमारे लिए एक तरीके से निजीकरण इन लोगों ने कर दिया। आज तक का इतिहास ये बताता है कि शिक्षा के ऊपर कभी किसी ने आंदोलन नहीं किया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें मुस्लिम भाई भी शामिल हैं, ब्राह्मण भी शामिल हैं, ठाकुर भी शामिल हैं, गरीब उनमें भी हैं, लेकिन उन्होंने भी आंदोलन किया। उन्हें लगता है इन चमारों का नुकसान हो रहा है, इसलिए हो जाने दो जो कुछ हो रहा है, अपना नुकसान बना ही हो, लेकिन इन शेड्यूल कास्ट का इनका जरूर नुकसान होना चाहिए। साथियों, एक राष्ट्रीय स्तर पर बिना जाति भेद के सारी जातियों को मिलकर, सारे धर्म वालों को मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए था। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आप लोग बताइए कि सारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली हो। इन लोगों के लोग पढ़े इंग्लैंड में जाकर, इन लोगों के लोग पढ़े कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर, इन लोगों के बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड में जाकर, और हमारे बच्चे गले सड़े स्कूलों में एक कीड़े लगे हुए दलिया खाएं, खाना भरना पड़े। हमारे बच्चों को रोकने की साजिशें हैं। आज से नहीं है, जब से बाबा साहब ने शिक्षा में दिए तभी से साजिश चली आ रही है। बताइए कि आंदोलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हुआ मैं बताऊंगा इस बात के लिए। साथियों, दूसरी एक मुख्य बात, धर्म की बात मैंने कर दी, शिक्षा की बात कर दी, अब मैं करूंगा पेट की बात। क्योंकि अगर पेट आपका खाली है तो ना तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ना कोई आंदोलन कर सकते हैं। बाबा साहब ने अभी प्रधान सिंह भाई मेरे बता रहे थे कि रिजर्वेशन हम कहते हैं, लेकिन इसका जिक्र संविधान में है नहीं, ये प्रतिनिधित्व नाम वहां है। तो जो कुछ भी मिला शिक्षा में, राजनीति में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ग्राम सभा हो, किसी भी लेवल पर हो, और विशेष रूप से नौकरियों में आरक्षण, जो कुछ थोड़ी बहुत की चमक दमक है वो सिर्फ इस आरक्षण की वजह से, क्या कह लिए प्रतिनिधित्व की वजह से। जब से ये आरक्षण मिला उसी दिन से इसको समाप्त करने की साजिश शुरू हो गई थी। कैसे? आप जानते हैं, मैं को नई बात नहीं बता रहा, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इस बात को नहीं जानती है। हम किस लिए लड़ रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना है। हमारा क्या है? हमारी तो नौकरी पूरी होने वाली है, 7 साल की उम्र होने वाली है। मेरा बेटा भी इनकम टैक्स में लग गया, पदम सिंह जी की लड़की भी कहीं प्राइवेट में अच्छे जगह काम कर रही होगी, या और साथी लोग हैं, सबके अपने बड़े बच्चे काबिल हैं। हमें क्या जरूरत है करने के लिए? लेकिन नहीं, हम अपनी पीढ़ियों का दोष जब दे रहे हैं, पुरानी पीढ़ियों का, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें गालियां देंगी अगर हम चुप बैठे रहे। हम सच में निगम में हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है इतना बड़ा आंदोलन दिखाते हैं, ये आंदोलन नहीं है, ये खुशियां हैं कि बाबा साहब की हम खुशियां मना रहे हैं, जन्मदिन की मिठाई बांट रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन अगर सच मायने में अगर उनके अनुयायी हम हैं तो ये सारा का सारा पूरा पंडाल यहाँ तक नहीं, इससे दुगना कम से कम लोग यहाँ होने चाहिए। नहीं है, नाच कूद कर चलेगा। तो साथियों, हम बाबा साहब का एहसान मानते हैं, हम उनकी पूजा करने भी सीख गए हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। और 14 अप्रैल को क्या होता है? यही होता है, हम उनका गुणगान करते हैं, हम उनका एहसान मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो लेते हैं। इससे ज़्यादा हम
कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो साथी, हमने क्या किया? आपके आरक्षण पर हथौड़ा से नहीं चल रहा है। ये हथौड़ा जब से आरक्षण शुरू हुआ है तभी से शुरू हुआ है, और नए नए तरीके आप देखिए। इन्होंने सोचा कि संविधान को बदल नहीं सकते, कोशिश तो इन्होंने की। संविधान समीक्षा के नाम पर वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक समिति बना दी। आपको याद है, बनाई थी नहीं बनाई थी? और इत्तेफाक से समझिए, उस समिति ने जो रिपोर्ट दी वो इनके उल्टे ही दे दी। उन्होंने कहा भाई निजी क्षेत्र में भी इन लोगों का आरक्षण होना चाहिए, और उन्होंने वो फाड़ के रद्दी में फेंक दी कि हम चाहते कुछ थे, इन्होंने रिपोर्ट को छोड़ दे दी। बाबा साहब कहते थे कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन संविधान को जिंदा रखना, अगर संविधान मर गया तो उसी दिन मैं मर गया। संविधान को मारने की साजिश आज से नहीं है। जिस दिन से संविधान बना है उसी दिन से संविधान को नष्ट करने की चालें चली जा रही है। आपको मिला जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, लेकिन आपके हक पर लगातार हथौड़े चलाए जा रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। आरक्षण देखिए, आप लोगों को शायद काफी लोगों को पता ना हो कि प्राइवेट कॉलेज तो खोल ही दिए हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। लगभग 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट, मेरे पास लिस्ट है, कोई चेक कर सकता है। 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट, जिसमें कुछ होटल भी शामिल हैं, वो प्राइवेट किए गए पिछले 25 सालों के अंदर। ये मनमोहन सिंह जी जब से आए ना, ये वित्त मंत्री पहली बार बने, ये ऐसी सीख दे गए सारे वित्त मंत्रियों को, अगली सरकारों को, कि ये आरक्षण पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मुझे पता नहीं। उदारीकरण उदारीकरण, अरे काय का उदारीकरण? उदारीकरण का मतलब आरक्षण समाप्ति। मैं तो ये समझता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं समझता हूं। इन्हें चिंता होती है कि सेंसेक्स गिर गया। अरे सेंसेक्स गिर गया तो क्या हो गया? उन्हें चिंता है अमीरों की, सेंसेक्स उनको नुकसान होता है, हमें क्या नुकसान होता है? नुकसान अमीरों का होता है, उनकी चिंता उन्हें होती है, हमारी कोई चिंता नहीं है। तो निजी क्षेत्र एक नया पैदा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट आप लगातार प्राइवेट करते जा रहे हैं। हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, हम पिछले 25 साल से जो हो रहा लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं। हमें चिंता है अपने आने वाली पीढ़ियों की, हम उसकी चिंता की बात कर रहे हैं। अगर हम नहीं इकट्ठा हुए, हम नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़े, तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी। और ऐसा नहीं है कि संघर्ष ना हुए हो, संघर्ष भी काफी हुए हैं। आपने देखे हैं, कुछ लोग कहते थे कि मैं उस झोंपड़ी में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो लगातार 25 साल से तो हर कैबिनेट में रहते हैं, और हमारे विरोधी जितने भी फैसले हैं वो कैबिनेट लेती हैं, वो सब उसमें शामिल रहते हैं। उसके बाद ऐसे नेता सब क्या कुछ संघर्ष किए हमारे साथियों, हमारे नेताओं ने, सामाजिक नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज वो भी आज ही नहीं, मैं 7 सालों की बात कर रहा हूं। बाबा साहब के बाद काशीराम जी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं हुआ जिसने ईमानदारी से काम किया हो, जिसने जेब ना भरी हो या समाज के हित की बात की। तो साथियों, ऐसा हो क्यों रहा है? असली समस्या ये है, ऐसा लगातार हो क्यों रहा है कि जो भी नेता पैदा होता है सामाजिक स्तर का, वो सब पार्लियामेंट में जाकर चुप बैठ जाता है या विधानसभा में जाकर चुप बैठ जाता है। 131 MP हमारे पार्लियामेंट में लगभग हमेशा रहते हैं। एक दो मर जाता है तो 130 रह गए, 129 रह गए, 128 रह गए, 125 से कम कभी नहीं होते। लेकिन कभी कोई हंगामा हुआ क्या दलितों की समस्याओं पर? नहीं हुआ। एक मुझे बात याद आ रही है, इन नेताओं की बात बता रहा हूं, ये हमारा भला नहीं करने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अपने जीते जी कह गए थे। बाबा साहब जब लड़े चुनाव, 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो बाबा साहब चुनाव हार गए। होलकर नाम के एक व्यक्ति चुनाव जीत गए और वो बाबा साहब के पास गए।
कि देखो बाबा साहब आज मैं चुनाव जीत गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या लोग भाई खुश तो हो होलकर जी, लेकिन एक बात बताओ कि आप करोगे क्या? तो होलकर जी की बात सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो मेरी पार्टी कहेगी वो करूंगा। कह लेगा भाई ये अधिकार तो लड़ने के लिए मैंने दिया है तुम्हें, तो पार्टी के लिए काम क्यों करोगे? खैर उन्होंने चाय वाय पानी पिलाई और उसके बाद वो बाबा साहब बहुत रोए बैठकर। नानक चंद गुप्ता जी अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं जो उनसे किए, बहुत रोए। बाबा साहब ने इतनी कुर्बानियां दी और ये नेता लोग उनकी कुर्बानियों को भुना रहे हैं। सच्ची पार्लियामेंट में ही छोटी मोटी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भी अधिकार मिलते हैं मैं पार्लियामेंट से ही मिलते हैं और वहीं पर लोग चुप बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों है? वो खास बात मैंने उस पर रिसर्च किया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो पके हुए लोग नहीं गए पार्लियामेंट में। सिस्टम, वो सिस्टम हमारे पास नहीं है कि पके हुए लोग वहां भेजें। वो सिस्टम क्या है मैं अभी खुल्लम खुल्ला आपके सामने नहीं कह सकता हूं। एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सम्मेलन हम करेंगे मोदी नगर में, हमने पिछली बार एक किया था, अब की बात कहीं ना कहीं करेंगे, शायद हो जाए काफी लखनऊ में हो जाए तो उसका खुलासा वहां करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा मजबूर हूं ज़्यादा बोलने के लिए, 6 महीने बाद मेरा खुलकर बोलूंगा। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें नेताओं के लिए हम काम ना करें, नेता हमसे पूछ के काम करें कि बताइए हमें काम करना है, क्या काम करना है। इसमें कोई गलत कह रहा हूं क्या मैं? एक सिस्टम ऐसा है, कम्युनिस्टों के पास एक सिस्टम ऐसा है कि वो उनके नेता उनसे पूछकर काम करते हैं भाई हमें क्या करना। ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, आपको याद होगा। एक सिस्टम और भी ऐसा है आज की तारीख में कि प्रधानमंत्री से भी बड़े लोग ना हैं जो लोग प्रधानमंत्री ज्यादा शीश झुकाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो, समझाने की जरूरत नहीं है। और इससे ज्यादा हम सम्मेलन में बात करेंगे साथियों। तो इन नेताओं के भरोसे हम ये संघर्ष छोड़ नहीं सकते हैं। सारे के सारे जाकर पार्लियामेंट में बैठे हैं, मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, लेकिन सारे के सारे चुप हैं। तो साथियों बिना किसी राजनीति के हम एक संगठन, यहाँ पे है कोई बात नहीं है, 10 संगठन है पिलखवा में, नो प्रॉब्लम। हापुड़ में 10 संगठन है, नो प्रॉब्लम। सारे भारतवर्ष में अलग अलग संगठन है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सारे संगठन ये इकट्ठे हों। और मैं जानता हूं इस बात को कि ऐसे निस्वार्थी लोग हैं इस देश में, हमारे समाज में, वो केवल इंतजार में हैं कि ऐसा कोई मसीहा निकल कर आए जो निस्वार्थ रूप से काम करे। बाबा साहब ने 3 खास बात थी जिसकी वजह से वो सफल हुए, तो वो 3 बात ध्यान रखिएगा, मैं हर जगह ये बात कहता हूं। बाबा साहब ने पूरे जीवन निस्वार्थ रूप से काम किया। हम जरा देखें कितना निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, सोचिए अपना अंदर देखिए। हमें तो 500 रुपये जयंती पर निकालते हुए जोर पड़ता है, 2 घंटे बैठते हुए भी जोर पड़ता है, बाबा साहब की बात सुनते हुए भी जोर पड़ता है। तो हम कैसे निस्वार्थी हैं? नंबर 1, अगर बाबा साहब के मिशन को बचाना है तो हमें निस्वार्थी होना होगा और राजनेताओं से दूर रहकर एक संघर्ष का एक मंच तैयार करना होगा। साथियों करना होगा या नहीं बताइए आप। अगर नेता, देखिए अगर ये लोग करते तो इतने बड़े बड़े कांड हमारे साथ होते हैं। मेरठ में एक अभी बड़ी हत्या हो गई है, अभी हमारे कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, हमारे नेता गुमसुम हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया। हम सलाम करते हैं ऐसे बहादुर को। और हमारे नेता चुप बैठे रहे, पार्लियामेंट में तो छोड़ दीजिए, वहां तो बात कर रहा ही नहीं है कोई भी। 1-2 मुद्दे उठा देते हैं, खड़के हैं, बहन जी ने भी 1-2 बार उनको उठाया है, हम ये मानते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। कांग्रेस के 45 MP होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट महीने भर ठप रखी
और हमारे 131 MP होने के बावजूद हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता जा रहा है और वो गुमसुम बैठे देख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल आरक्षण मेरे सामने खत्म हो जाना चाहिए। ये बाबा साहब अपने खंडों में लिखते हैं, बड़े दुखी थे बाबा साहब ये आरक्षण देखकर, पॉलिटिकल आरक्षण, लेकिन उससे फायदा है ना, उसको बढ़ा लेते हैं, अपनी जेब भरना है। तो दोस्तों मैं बहुत समय नहीं लूँगा, चूँकि हमारे मुखिया अतिथि भी हैं और उनको भी सुनना है, बहुत सारे अभी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं। तो 3 बातें मैं कह रहा था। नंबर 1, निस्वार्थ रूप से काम करना है। और बाबा साहब ने 2 क्वालिटी और क्या थी? वो डरे नहीं, झुके नहीं। हमारे अंदर क्या है? ना हम निस्वार्थी हैं और हम डरते भी हैं और हम बिकते भी हैं। अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि किसी ने 1000, 2000 या 3000, 4000, 5000 इकट्ठे आदमी किए और कोई बीजेपी में जाके घुस गया, वहाँ MLA का चुनाव लड़ लिया या MP का चुनाव लड़ लिया, विधानसभा में बैठ गए, पार्लियामेंट में बैठ गए, बात खत्म। समाज के कब्जे पर चढ़े और अपनी जेब भरने में लग गए। कोई गलत तो नहीं कहा साथियों, अगर गलत मैं कह रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो साथियों मैं अपनी इस समय यहाँ बात खत्म करेंगे तो एक सम्मेलन जरूर हम करने जा रहे हैं, तो उसमें मैं निवेदन करूँगा आप लोग सब पहुँचें, आपको सूचना मिलेगी। और कुछ नारे मैंने बनाए हैं नए, तो उसमें मेरा साथ दीजिएगा आप। इस नारों के कुछ अर्थ हैं और इन नारों के अर्थों को हम सम्मेलन में ही डिस्कस करेंगे। सारा दिन हमारा सम्मेलन चलेगा, कैसे एक संगठन बनाना है, कैसे लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, हमारी रणनीति बनेगी। तो मैं कहूँगा आज हमारा नारा है, आप कहेंगे भारतवर्ष हमारा है, कुछ छोटा नारा नहीं है, ध्यान रखना। इस पर गौर करोगे तो बहुत सारी चीज़ इसके अंदर है। तो मैं कहूँगा आज हमारा नारा है, आप कहेंगे भारतवर्ष हमारा है। तो आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है। अब मैं कहूँगा जय भीम का नारा लगाएंगे, आप कहेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जय भीम का नारा लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जय भीम का नारा लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज और, बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम बलिदान देना नहीं जानती वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। उसके लिए भी नारा है। मैं कहूँगा जीना है तो, आप कहेंगे मरना होगा। जीना है तो मरना होगा, जीना है तो मरना होगा, जीना है तो मरना होगा। इस संदर्भ में मुझे आज़ादी दी है मंटू सिंह जी ने, एक उदाहरण जरूर दूंगा मैं। साथियों जब जमीन बंजर हो जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें ढांचा उगाते हैं और ढांचे को उसी में जोत देते हैं, तब उसमें फसल पैदा होती है। अगर आप सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के मिशन के, तो अपने आप को इस मिशन के लिए जोतना होगा, एक पीढ़ी को समाप्त होना होगा। मैं जान से मरने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने स्वार्थ को केवल जोतना होगा। उसके अंदर एक पीढ़ी को पूरा का पूरा अपना बलिदान देना होगा साथियों। तो एक लास्ट का नारा है, बहुत गहरे इसके अर्थ हैं, वो भी इसकी चर्चा हम सम्मेलन में करेंगे। तो मैं बोलूँगा हम भारत के मूल निवासी, आप बोलेंगे दुश्मन से हार नहीं मानेंगे। तो हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।